गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू CICA ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर कोरिलेशन। व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन इज अ रिलेशन बिटवीन एनी टू और मोर वेरिएबल्स। जब भी कोई दो वेरिएबल रिलेटेड होते हैं तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। रिलेशन कैसे होगा? Variable are correlated if change in one variable by a corresponding change in other variable. अगर हम किसी एक वेरिएबल में चेंज करते हैं और उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल भी क्या होता है? चेंज होता है। दैट मीन्स वो दोनों वेरिएबल क्या हैं? कोरिलेटेड। देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। वन इज cause एंड सेकेंड इज इफेक्ट। जब भी दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें से एक क्या होगा? कॉज, और दूसरा क्या होगा? इफेक्ट। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। सपोज करिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स गर्मी बढ़ रही है। तो क्या सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स पे इफेक्ट होगा? होगा, डेफिनेटली होगा। यानी कि हम अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, गर्मी बढ़ती है, तो सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इन द सेम वे जब टेम्परेचर डाउन होता है, सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स भी क्या रहती है? डाउन रहती है। इसका मतलब टेम्परेचर एंड सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स में अगर हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है। उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर किसी पर्सन की इनकम ज्यादा है तो अनडाउटेडली उसके एक्सपेंडिचर थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन अगर किसी पर्सन की इनकम कम है तो उसके एक्सपेंडिचर भी क्या होंगे? कम होंगे। दैट मीन्स यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ रिलेशन एग्जिस्ट करता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरिलेशन। अब बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट की। टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इफेक्ट हो रही है। दैट मीन्स टेम्परेचर क्या है यहाँ पर? कॉज, और उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम इज कॉज और उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? आपके एक्सपेंडिचर पर। आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स आपके एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं। तो रीजन क्या है एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने का? कि आपकी इनकम क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब भी एक चीज बढ़ती है या कम होती है, दूसरी चीज भी क्या होती है? उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इसका मतलब उनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है और उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरिलेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। व्हेन बोथ द वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, i, one increase another is also increase, one decrease another is also decrease। अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन का मतलब एक को बढ़ाते ही दूसरा बढ़ेगा, एक को कम करते ही दूसरा कम होगा। दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, टेम्परेचर एंड सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। टेम्परेचर को इंक्रीज करते ही सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाया, सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स भी बढ़ गई। टेम्परेचर डाउन, सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स भी डाउन। ये रिलेशन क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज रेनफॉल इन प्रोडक्शन। रेनफॉल अगर अच्छी होती है यानी कि इंक्रीज होती है तो प्रोडक्शन भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। रेनफॉल अगर डाउन है तो प्रोडक्शन भी क्या चला जाएगा? डाउन। इट इज ऑल्सो पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, अगर एक वेरिएबल बढ़ाते हैं और दूसरा भी बढ़ता है उसी के करस्पॉन्डिंग में, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? हमारा पॉजिटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन, when both the variables moves in the opposite direction, i, one increase and another is decrease।
दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक को बढ़ाया दूसरा कम हो गया, एक को कम किया दूसरा बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रिलेशन। इसका एग्जांपल भी लेते हैं हम, टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वूलन क्लोथ। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो सेल ऑफ वूलन क्लोथ क्या होगी, वो क्या हो जाती है, बिल्कुल डाउन हो जाती है। अगर टेम्परेचर को कम करते हैं तो वूलन क्लोथ की सेल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसका मतलब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, डाउन, और एक चीज अगर डाउन जाती है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, अप। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रिलेशन। एक अपर जा रहा है तो दूसरा लोअर साइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रिलेशन। तीसरा टाइप का रिलेशन है हमारा लीनियर कोरिलेशन। व्हेन बोथ द वेरिएबल्स चेंज इन द सेम और अ कांस्टेंट रेशियो, यू कैन से इट इज अ लीनियर रिलेशन। जब दोनों वेरिएबल सेम रेशियो में चेंज हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर रिलेशन। क्यों बोलते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट सपोज ये 2 है, आपने इसको लिया 5, इसको मैंने डबल किया, ये मैंने कर दिया 10। इसका रेशियो चेक करेंगे आप, अगेन 2:5। लेट सपोज मैंने इसको किया 6, इसको 15, 8, 20। हर जगह इनका रेशियो क्या है, सेम है। अगर आप इसको एक लाइन एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू को, यू विल गेट ऑल द पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सारे पॉइंट्स आपको किस पे मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन पे मिलेंगे। इसीलिए इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर रिलेशन। ठीक है, जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन सेम रेशियो में चेंज होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इट मे बी पॉसिबल, बट दिस रिलेशन इज कॉल्ड लीनियर रिलेशन। नोट आपको याद रखना है, लीनियर रिलेशन के केस में, अच्छा लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, लाइन इज इक्वल टू y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। हमें पता है, हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर रखी है 9th एंड 10th क्लास में, हम लोगों ने ये ड्रॉ करी थी, y इक्वल टू 3x प्लस 5। ये आप लोगों ने बहुत लाइंस ड्रॉ करी हुई है ग्राफ पेपर पे। ये इक्वेशन किसकी होती है, लाइन की। ठीक है, तो लीनियर रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। लीनियर रिलेशन के केस में r की वैल्यू डेफिनेटली या तो +1 होगी या -1। याद रखना है आपको, अगर लाइन दे रखी है इसका मतलब r की वैल्यू, r दैट मीन्स कोरिलेशन, कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी, -1 या +1। और डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड करती है b पर। b अगर पॉजिटिव है, इफ b इज मोर देन 0, r क्या होता है, +1। प्लीज नोट करिए इसको, इफ b इज लेस देन 0, r की वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं इसकी लाइन लिखती हूँ, अगर लाइन लिखी हुई है y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू -2x प्लस 3। ये क्या है, एक लाइन है। जैसे ही हम लाइन देखेंगे हमें दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी इनकी, या तो +1 या -1। हम क्या करेंगे, b का साइन चेक करेंगे, b दैट मीन्स x का कोफिशिएंट चेक करेंगे। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब r की वैल्यू यहाँ कितनी है, +1। नीचे वाले केस में देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, दैट मीन्स r की वैल्यू यहाँ कितनी है, -1। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि लीनियर रिलेशन यानी कि जो नंबर्स हैं वो सेम रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। फर्स्ट थिंग, लीनियर रिलेशन के केस में जो r है वो या तो होगा +1 या -1। पता कैसे चलेगा हमें, x का कोफिशिएंट देखकर। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है दैट मीन्स r क्या होगा, +1। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, r कितना होगा, -1। ठीक है, फोर्थ लेते हैं, नॉन लीनियर या यू कैन से कर्वी लीनियर रिलेशन। अगर वेरिएबल्स कांस्टेंट रेशियो में चेंज नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स किसी भी रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं,
तो हम क्या बोलेंगे, वो कौन सा रिलेशन है हमारा, नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए मैं एक्स और वाई की वैल्यू लिखती हूँ, ये 2 है तो ये 5, ये 5 तो ये लेट सपोज 8 हो गया, 10 ये 6, ये 12 लिखा मैंने लेट सपोज, ये हो गया 10। अब आप इसको एक प्लॉट करेंगे एक्स वाई प्लेन पर, तो यू कैन नॉट एबल टू गेट अ लाइन, आप एक लाइन नहीं पा पाएंगे, ये पॉइंट्स ऐसे कुछ आएंगे, एक लाइन नहीं बनेगी में, ठीक है। इसलिए इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर रिलेशन। तो इसमें भी लर्न करने वाली बात तो कुछ होगी, वो क्या है, इस केस में आपकी आर की वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करेगी, आर दैट मीन्स कोरिलेशन, कहां से कहां लाई करेगी, -1 to +1 एनी नंबर। लीनियर रिलेशन होगा तो वैल्यू क्या होगी, या तो +1 या -1। नॉन लीनियर रिलेशन है, इसका मतलब वैल्यू लाई करेगी बिटवीन -1 to +1। इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि कोरिलेशन हमेशा -1 से +1 के बीच में ही आएगा। आर की वैल्यू जो भी आप निकालेंगे बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो हमेशा -1 से +1 के बीच में ही आएगी, इंक्लूडिंग -1 इन +1। -1 इन +1 कब आएगा, जब परफेक्ट रिलेशन हो या लाइन हो, अदरवाइज -1 से +1 के बीच में आपका कोई आंसर निकलेगा, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ कोरिलेशन हमारा है जीरो कोरिलेशन। कोई भी दो वेरिएबल्स जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, उनको हम लोग बोलते हैं अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स, और यहां पर जो कोरिलेशन यानी कि आर की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलती हूँ रेनफॉल और सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, रेनफॉल और सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स में कोई रिलेशन नहीं है। रेनफॉल एंड सेल ऑफ क्लॉथ, एनी क्लॉथ, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर रेनकोट की बात करें तो वहां रिलेशन है, मैंने एनी क्लॉथ की बात बोला, ठीक है। तो जब कोई भी दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड नहीं होते तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड अनकोरिलेशन, अनकोरिलेटेड। और यहाँ इस केस में आर की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, फिर हम चलेंगे इसके मैथमेटिकल थोड़े क्वेश्चंस पे। कोरिलेशन, कोई भी दो वेरिएबल्स अगर आपस में रिलेटेड हैं तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। रिप्रेजेंट किससे करते हैं उसको, स्मॉल आर से। उन दोनों वेरिएबल में से एक क्या होता है, कॉज, और उस कॉज का इफेक्ट किस पे पड़ता है, दूसरे वेरिएबल पर। एक को चेंज करते ही उस वजह से दूसरा भी चेंज होता है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, एक को इंक्रीज कर रहे हैं दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज कर रहे हैं दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव कोरिलेशन, एक को बढ़ाते ही दूसरा कम होना चाहिए। लीनियर कोरिलेशन, इस केस में दोनों वेरिएबल्स जो चेंज होते हैं उनका रेशियो क्या होना चाहिए, हमेशा सेम चलना चाहिए। और इस केस में आर की वैल्यू जो आएगी वो फिक्स है, या तो +1 या -1, ठीक है। नॉन लीनियर, अगर वेरिएबल किसी भी रेशियो में चेंज हो रहे हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तो हम उनसे एक लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर रिलेशन। लास्ट, जीरो रिलेशन, इफ बोथ द वेरिएबल्स आर नॉट रिलेटेड इट इज कॉल्ड जीरो कोरिलेशन। क्वेश्चंस लेते हैं हम पहले। द कोरिलेशन बिटवीन एज एंड इनकम, एज और इनकम के बीच में मैंने एक पर्सन लिया, उसकी एज पूछी और उसकी इनकम पूछी। उसने बोला जब मैं 30 में था, 30 ईयर्स का था, लेट एक्स एंड वाई, दैट इज एज एंड दैट इज इनकम। वो बोला जब मैं जॉब पे लगा था, यानी कि 30 ईयर्स की मेरी एज थी, तो मेरी इनकम कितनी थी, लेट 50,000। तो क्या उसकी एज बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी या कम होगी, डेफिनेटली सैलरी बढ़ेगी। अगर आप स्टार्टिंग पे लगे हैं 50,000, तो व्हेन यू रीच 40 ईयर्स योर सैलरी विल बी डेफिनेटली 55 और चेंज। When you become 50 years, your salary again change, let 60,000. When you of 80 years, your salary will be again change, let 1 lakh. That means यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि एज इंक्रीज हो रही है, हमारी क्या होती है, इनकम जो है वो भी इंक्रीज होती है। किसी एक पर्सन की बात कर रही हूँ मैं,
ठीक है, इसका मतलब रिलेशन क्या हुआ यहाँ पर, रिलेशन होगा बिटवीन एज एंड इनकम इज पॉजिटिव। सेल एंड वूलन क्लॉथ, सॉरी, सेल ऑफ वूलन क्लॉथ एंड डे टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, गर्मी बढ़ती है, सेल ऑफ वूलन क्लॉथ क्या होती है, डाउन होती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सेल ऑफ वूलन क्लॉथ क्या होती जाती है, डाउन। दैट मीन्स नेगेटिव कोरिलेशन। सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड डे टेम्परेचर, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर अप, सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स भी हाई। प्रोडक्शन एंड प्राइस पर यूनिट, ये आप इको में पढ़ते हैं, जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाती है, डाउन होती जाती है। ये आप पढ़ रहे हैं माइक्रो में, जितना आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाती है, डाउन होती जाती है। दैट मीन्स प्रोडक्शन अप, कॉस्ट डाउन, सॉरी, नेगेटिव कोरिलेशन। द प्रॉफिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड द नंबर ऑफ क्लेम दे हैव टू पे, जितना इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम पे करना है। सपोज करिए इंश्योरेंस कंपनी है, लगातार क्लेम आ रहे हैं, उनको पे करने हैं, प्रॉफिट क्या होगा, डाउन। अगर क्लेम नहीं आते यानी क्लेम डाउन हो जाते हैं तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, अप हो जाता है। दैट मीन्स इनके बीच में क्या रिलेशन है, नेगेटिव। अगर क्लेम ज़्यादा पे करने हैं तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा उनका, डाउन, नेगेटिव रिलेशन। द कोरिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स एंड द परचेसिंग पावर ऑफ अ कॉमन मैन। अनएम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स बेरोजगारी, आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, आपके पास कोई यू कैन से जॉब ही नहीं है, तो परचेसिंग पावर क्या होगी, डाउन। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, परचेसिंग पावर क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। लोगों के पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए। दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स बढ़ रहा है और आपकी परचेसिंग पावर ऑफ कॉमन मैन क्या हो रही है, डाउन हो रही है, नेगेटिव। रिलेशन ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड द प्राइस। आई थिंक माइक्रो में आप सभी को पता है कि डिमांड एंड प्राइस के बीच में जो कर्व बनता है दैट इज दिस वन। ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशन है हमारा, नेगेटिव। जैसे जैसे क्या होती हैं, प्राइस अप होती हैं, सॉरी, जैसे जैसे क्या होती हैं, प्राइस अप होती है, डिमांड क्या होती जाती है, डाउन होती जाती है। क्या रिलेशन होगा, नेगेटिव। इन द सेम वे प्राइस एंड सप्लाई, ये भी आपने पढ़ा हुआ है इको में, प्राइस और सप्लाई, इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। जितनी प्राइसेस हाई करेंगे सप्लाई उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन और उसको यूज कैसे करना है। अब हम समझेंगे कोरिलेशन को फाइंड कैसे करते हैं। देयर आर 4 मेथड्स टू फाइंड कोरिलेशन। फर्स्ट इज स्कैटर डायग्राम, सेकेंड कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, थर्ड स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, फोर्थ कॉनकरेंट एविएशन मेथड। ठीक है, एक एक से स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट इज स्कैटर डायग्राम। This method is applied for both linear and non-linear relation. हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ये मेथड किस पे अप्लाई होता है, दोनों पर, लीनियर या नॉन लीनियर। दिस मेथड इज यूज टू फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन बट नॉट द मैथमेटिकल वैल्यू। इस मेथड से हम केवल कोरिलेशन किस टाइप का है, यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये फाइंड कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। ये केवल आपको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बताता है कि आप किस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करके नेचर फाइंड कर सकते हैं। तो 5 डायग्राम है जो आपको लर्न करने हैं। ये 2 आप देखिए पहले, ये मैंने क्या बना रखी है, एक लाइन बना रखी है। फर्स्ट इज लाइन, सेकेंड इज ऑल्सो लाइन। तो अगर लाइन है तो इसका मतलब क्या रिलेशन दिख रहा है हमें, लीनियर। और लीनियर रिलेशन के केस में मैंने आपको क्या बोला था, आंसर +1 या -1। अब स्लोप देखिए,
अगर स्लोप पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, पॉजिटिव। वैसे भी समझ सकते हैं आप, एक वेरिएबल कम था तो दूसरा भी कम था, जैसे ही हमने x की वैल्यू इंक्रीज करी तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स दैट इज पॉजिटिव रिलेशन। और r की वैल्यू इस केस में क्या होगी, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है +1। इधर आते हैं, ये भी अगेन लाइन है, लेकिन स्लोप किधर जा रहा है, डाउनवर्ड, नेगेटिव स्लोप है। इसमें देखते हैं, अगर x की वैल्यू कम थी तो y की वैल्यू हायर थी, लेकिन जैसे ही हमने x की वैल्यू बढ़ाई y की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि r कितना होगा, -1। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट वैल्यू बोल सकती हूँ कि r में भी या तो +1 या -1, क्योंकि मुझे लाइन क्लियरली नजर आ रही है। और लाइन के केस में यानी लीनियर केस में r की वैल्यू फिक्स है, या तो +1 या -1। अब बाकी के दो डायग्राम देखते हैं। लेट सपोज x और y के बीच में जो डेटा गिवन था उससे मैंने पॉइंट प्लॉट किए। ये पॉइंट्स प्लॉट करके मैंने डायग्राम देखा, तो मैं इससे एक लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकती, लेकिन ट्रेंड पता चल रहा है मुझे पॉइंट्स का, कि जो पॉइंट्स हैं वो अपवर्ड जा रहे हैं, सेम रेशो में नहीं जा रहे हैं, लेकिन पॉइंट पता चल रहा है मुझे कि कहाँ जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशन। बट r की वैल्यू यहाँ पर +1 नहीं बोल सकते हैं हम, क्योंकि लाइन नहीं है। तो पॉजिटिव रिलेशन है, दैट मीन्स r की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन 0 to 1, एनी नंबर 0.89, 0.87, 0.25, बट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब x और y के बीच में मैंने अगेन प्लॉट किए, डायग्राम पे पॉइंट्स प्लॉट किए। ये पॉइंट्स इधर इस तरीके से शो हो रहे हैं, सेकंड वाला डायग्राम। अब मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर सकती, लेकिन ट्रेंड पता कर सकती हूँ पॉइंट्स का, कि जो पॉइंट्स हैं वो डाउनवर्ड जा रहे हैं, कुछ नीचे की तरफ। आई कैन से दिस रिलेशन इज नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, और अगर नेगेटिव रिलेशन है तो r की वैल्यू -1 से 0 के बीच में आएगी, -0.35, -0.87। ठीक है, लास्ट डायग्राम। इफ पॉइंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, आप कोई ट्रेंड ही पता नहीं कर सकते कि पॉइंट्स किस तरफ जा रहे हैं, आप ट्रेंड पता नहीं कर पा रहे हैं कि पॉजिटिव जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये पेपर में पूछा गया है 2-3 बार। इफ पॉइंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड देन r इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड नो कोरिलेशन, और r की वैल्यू क्या आएगी इसमें, 0। ये 5 डायग्राम्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम स्केटर डायग्राम में पॉइंट्स प्लॉट करके नेचर फाइंड करते हैं कि वेदर पॉजिटिव रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस लेंगे। एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ, क्या पढ़ा अभी तक हमने पढ़ा स्कैटर डायग्राम। फर्स्ट थिंग, दोनों पे एप्लीकेबल है, लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर। सेकेंड थिंग, इससे आप मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन नेचर फाइंड कर सकते हैं। तीसरा, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप अगर पॉजिटिव आएगा तो +1, स्लोप अगर नेगेटिव आएगा तो -1। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, दैट मीन्स रिलेशन क्या है, नॉन लीनियर, तो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड ऑन द टेंड ऑफ द पॉइंट्स। और अगर पॉइंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो कोरिलेशन क्या हो जाएगा इस केस में, 0। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे हम इसके। फर्स्ट इज स्कैटर डायग्राम हेल्प अस, क्या हेल्प करता है, फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, बट यू कैन नॉट कंप्यूट और ऑब्टेन द मैथमेटिकल रिलेशन, it only helps to find the nature of correlation. Scatter diagram is considered for measuring. I already said it is applied for linear and curvilinear both. Linear and non-linear ये दोनों पे अप्लाई होता है। If the plotted points in a scatter diagram lie from upper left to lower right, अपर लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे अपर है, राइट पे लोअर है, बट स्ट्रेट लाइन नहीं लिखी हुई है, मैंने केवल ऐसे ड्रॉ कर दी है। उसने बोला है कि पॉइंट्स जो हैं वो अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ जा रहे हैं, तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा नेगेटिव, बट यू कैन नॉट से -1 ही होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन
क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में मेंशन होता ऑन अ स्ट्रेट लाइन, then we can definitely say answer would be -1. If the plotted points in a scatter diagram are evenly distributed, then R would be 0, evenly distributed. If the correlation between, if the coefficient of correlation being +1 है, slope of the straight line क्या होता है? अगर +1 के केस में स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव, और -1 के केस में स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसका मतलब उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि एक स्ट्रेट लाइन है, दैट्स व्हाई आर की वैल्यू कितनी है? या तो +1 या -1। +1 के केस में स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव, -1 के केस में स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, हमें दे रखा है कि आर की जो वैल्यू है वो क्या है? पॉजिटिव, देन द पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम टेंड टू क्लस्टर। क्लस्टर दैट मीन्स एरिया में, ठीक है। तो पॉइंट्स पॉजिटिव के केस में हमें पता है कि पॉइंट्स किधर की तरफ टेंड करेंगे? ऐसे बनने चाहिए, लेफ्ट में लोअर, राइट में अपर, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, दैट इज साइड लेफ्ट एंड दैट इज राइट। ठीक है। तो फर्स्ट मेथड का स्कैटर डायग्राम, जिसमें हमने पढ़ा कि हम इसमें केवल नेचर फाइंड करेंगे, लेकिन मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है। फॉर्मूले के लिए यूज में लेते हैं हम लोग सेकंड वाला मेथड हमारा, दैट इज कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। पहला वाला जो मेथड था वो दोनों पे एप्लीकेबल था, लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर, बट दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लीनियर रिलेशन। ये अजम्पशन लेके चली जाती है कि जो रिलेशन है वो लीनियर है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ये अजम्पशन ली जाती है। थ्योरी में पूछा जा सकता है कार्ल पियर्सन किस पे अप्लाई है? ओनली लीनियर पे, स्कैटर डायग्राम बोथ, दोनों पर। ठीक है। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। यहां हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, कब कौन सा यूज में लेना है मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर का, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। सीओवी यानी कि कोवेरियंस, ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होती है, हमें फाइंड नहीं करनी है। एक्स और वाई के बीच में कोवेरियंस यानी कि वेरियंस चेक करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो वेरियंस गिवन होगा। मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डिस्पर्जन में कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन में वो आपको वेरियंस ही देता है। हमें पता है कि हम वेरियंस का अंडर रूट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। फॉर्मूले में क्या पुट करना होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। पेपर में क्या गिवन होता है यानी क्वेश्चंस में? वेरियंस। हम क्या करेंगे? वेरियंस का रूट करके क्या फाइंड करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। अब सपोज करिए कोवेरियंस नहीं गिवन है हमें क्वेश्चन में, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के गिवन है, तब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हमारा। फॉर्मूला लगेगा समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। दैट मीन्स यू कैन से कि कोवेरियंस की वैल्यू की जगह मैंने क्या पुट किया? समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई अपॉन एन। ठीक है। नाउ व्हाट इज समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई? समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई को पढ़ेंगे कैसे या रीड कैसे करेंगे? सम, किसका सम करना है हमें? प्रोडक्ट का। किसका प्रोडक्ट लिया है हमने? एक्स और वाई के डेविएशन का। किसका सम करा हम लोगों ने? प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट लिया है? एक्स और वाई के डेविएशन का। तो समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। अब सपोज करिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई भी गिवन नहीं है,
तो फिर हमें क्या गिवन होगा, समेशन ऑफ dx स्क्वायर समेशन ऑफ dy स्क्वायर। अब नाउ समेशन ऑफ dx स्क्वायर एंड dy स्क्वायर कैसे रीड करेंगे इनको, हमने सम किया है किसका, डेविएशन के स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ x सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ y। अभी तक हमें समेशन ऑफ dx एंड समेशन ऑफ dy गिवन नहीं था। ये तीनों फॉर्मूले किसके लिए हैं, एक्चुअल मीन के लिए, क्योंकि एक्चुअल मीन के केस में आपको पता है कि समेशन ऑफ dx प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0। दैट्स वाई अभी तक फॉर्मूले में dx और dy नहीं आया। इसका मतलब ये फॉर्मूले किसके थे, हमारे एक्चुअल मीन के। बट इन केस फॉर्मूले में आपको dx और dy भी दे रखा है, दैट मीन्स ये मेथड कौन सा है, हमारा अज्यूमिंग। इस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बाकी सारी टर्म्स पर लिखी हुई हैं, केवल दो टर्म नहीं है, समेशन ऑफ dx एंड समेशन ऑफ dy, सम ऑफ डेविएशन ऑफ x सम ऑफ डेविएशन ऑफ y, ठीक है। फॉर्मूला बोल देती हूँ एक बार मैं, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, n समेशन ऑफ dx dy माइनस समेशन ऑफ dx इंटू समेशन ऑफ dy अपॉन अंडर रूट में n समेशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर एंड समेशन ऑफ dy स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy का होल स्क्वायर। क्वेश्चंस लेंगे। द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज गिवन 8.4। कोवेरियंस हमें गिवन है 8.4। वेरियंस ऑफ x 25, वेरियंस ऑफ y 36। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम। सबसे पहले हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या करेंगे 25 का रूट, फिर हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन y का। वेरिएंस गिवन होगा हमेशा, आपको याद रखना है, वेरिएंस फॉर्मूले में अप्लाई नहीं होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्या करेंगे, r की फॉर्मूला लगाएंगे, कोवेरियंस गिवन है इसलिए कोवेरियंस वाला फॉर्मूला लगा रही हूं, कोवेरियंस ऑफ x एंड y 8.4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6, 8.4 डिवाइडेड बाय 30, डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2.8 सॉरी 0.28, ठीक है। एक बार डिवाइड करके आप चेक कर लें, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट लेंगे, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज 25, वेरियंस ऑफ x एंड y आर 36 एंड 25 रेस्पेक्टिवली। अगेन कोवेरियंस r फाइंड करना है, कोवेरियंस x y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y। कोवेरियंस x एंड y कितना है 25 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x 36 का रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन y 25 का अंडर रूट, 25 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5, 5 डिवाइडेड बाय 6 0.833, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.28। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है इस बार, यानी कि हमें क्या गिवन है, हमें r गिवन है एंड देयर कोवेरियंस इज 7.6। कोवेरियंस भी गिवन है हमें x और y के बीच में। वेरियंस ऑफ x इज 9, तो वेरियंस की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 9 का रूट 3, हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। फॉर्मूले में पुट करेंगे r इज इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y। स्टैंडर्ड डेविएशन y की वैल्यू फाइंड करनी है, 7.6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.28,
you will get 9.047. क्लियर है? अब देखेंगे इसमें अज्यूम मीन। अज्यूम निकाला गया है किस अज्यूम मीन 69 और 112 से हम लोगों ने क्या निकाला है, डेविएशन निकाला है। दैट मीन्स समेशन ऑफ dx गिवन है, समेशन ऑफ dy गिवन है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, लास्ट वाला। ठीक है, तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, फिर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, n समेशन ऑफ dx dy माइनस समेशन ऑफ dx इंटू समेशन ऑफ dy अपॉन अंडर रूट में n समेशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर, n समेशन ऑफ dy स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy का होल स्क्वायर। Now we are going to putting the values in the formula to find n कितना है हमारे पास 8, summation of dx dy, that is s is also the sign of sum of dx dy कितना गिवन है आप देखिए जरा 2116 माइनस समेशन ऑफ dx कितना गिवन है हमें 47, समेशन ऑफ dy 108 अपॉन अंडर रूट में n समेशन ऑफ dx स्क्वायर 1475 माइनस dx का होल स्क्वायर यानी कि 47 का होल स्क्वायर अंडर रूट में n dy स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy का होल स्क्वायर, dy वेयर इज dy 108 होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है हमें, वैल्यू फाइंड करनी है। रब करना पड़ेगा, एक मिनट मुझे। सॉल्व करेंगे इसको। आपके ऊपर आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11852 डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाले नंबर का रूट निकालेंगे आप सॉल्व करके तो 97.93। सेकंड वाले को सॉल्व कर रही हूँ अगेन, 108 का होल स्क्वायर मेमोरी में डाल लिया इसको, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3468। सेकंड वाले का जब आप रूट फाइंड करेंगे इट विल कम 117.77। सॉल्व करेंगे एक बार अपने आप चेक करेंगे। ठीक है, 11852 डिवाइडेड बाय 117.77 डिवाइडेड बाय 97.93 वी विल गेट थोड़ा सा गलत हो गया है, तो चेक कर लें दोबारा से। एट मल्टीप्लाइड बाय 1475 माइनस मेमोरी रिवर्स, फर्स्ट वाले नंबर का रूट आ रहा है 97.93। ठीक है, समेशन ऑफ 3468 ये आ रहा है आपका 126.80। गलत हो गया ये, इसको चेंज कर लेते हैं। ये आ रहा है आपका 126.80। अब आप एक बार डिवाइड करेंगे इसको, 11852 डिवाइडेड बाय 97.93 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 126
0.8, 0.95। पहले जब मैंने किया था तो मेरा आंसर 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था। वहीं पर आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि आपने कुछ ना कुछ गलती करी, क्योंकि जो आर की वैल्यू है मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। हम इसकी प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे कि आर की वैल्यू जो है वो लाई करेगी बिटवीन -1 टू +1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या क्या गिवन है हम चेक करते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि n 15, अर्थमेटिक मीन गिवन है 25 एंड 18, बट मैंने इसको फॉर्मूले में कहीं यूज ही नहीं लिया है। हमारे जो चारों फॉर्मूले हैं वहां पर मैंने कहीं पर भी अर्थमेटिक मीन को यूज में नहीं लिया है, दैट मीन्स इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ मीन। सम किसका करा है आपने, स्क्वायर करके, इसका डेविएशन का, यानी कि समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर, स्क्वायर करके सम करना है। एंड ऑल्सो द सम ऑफ प्रोडक्ट। सम किया है किसका, प्रोडक्ट का। किसका प्रोडक्ट लिया है, डेविएशन ऑफ एक्स एंड डेविएशन ऑफ वाई, यानी कि डेविएशन ऑफ एक्स एंड डेविएशन ऑफ वाई का प्रोडक्ट लेके समेशन किया है। ये दे रखा है 122। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थर्ड वाला। एक साथ भी लगा सकते हैं, अंडर रूट 122 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर 136, 138 का होल रूट। सॉल्व करेंगे। वन 122 डिवाइडेड बाय 0.89। ठीक है, फॉर्मूला कब कौन सा लगेगा आपको देखते समझ में आना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से चार ही फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ वाई दोनों गिवन है। तो अगर समेशन एक्स समेशन वाई गिवन है, ठीक है, डेविएशन नहीं है वो बात अलग है, लेकिन समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ वाई गिवन है, इसका मतलब बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इस बार डेविएशन नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो मैं भी डेविएशन नहीं लिखूंगी। मैं फॉर्मूला कैसे लिखूंगी चेक करेंगे आप, एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई। हर जगह से डेविएशन हटा दिया गया है, हम भी हटा देंगे लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। दैट इज डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अज्यूम मीन भी नहीं है, एक्चुअल मीन भी नहीं है, बल्कि इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। कुछ भी नहीं करना होता है, केवल हमें जो डेविएशंस हैं उनको रिमूव करना है। चलिए वैल्यू पुट करेंगे। एन कितना है, एन हमारे पास दिख रहा है हमें 50, समेशन ऑफ एक्स वाई 120 माइनस समेशन ऑफ एक्स 50, सॉरी समेशन ऑफ एक्स तो 75, समेशन ऑफ वाई 80, एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का समेशन 150 माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 75 का होल स्क्वायर, एन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। अब आप ऊपर की वैल्यू चेक करेंगे, 50 इंटू 120 6000, 75 इंटू 80 दैट इज ऑल्सो 6000, 6000 माइनस 6000 जीरो। मैं नीचे की वैल्यू फाइंड ही नहीं करूंगी बिकॉज जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो, तो यहाँ पे हमारा कोरिलेशन कितना निकलेगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर बिटवीन एक्स एंड वाई व्हेन कोवेरियंस इज दिस एंड वेरियंस आर दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये सेम है, तो इसमें कुछ नया क्या है वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। कोवेरियंस गिवन है तो कोवेरियंस वाला फॉर्मूला लगेगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई माइनस 16.5, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, वेरियंस गिवन है 2.89, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए 1.7, 100 का अंडर रूट निकाल लीजिए बिकॉज यहाँ पर भी वेरियंस गिवन है 10। सॉल्व करेंगे इसको, 16.5 डिवाइडेड बाय 17 वी विल गेट 0.97 बट आंसर विल बी इन माइनस। तो यहाँ पर नया क्या था,
और जो मुझे आपको बताना था वो दैट इज आर का जो साइन है वो किस पे डिपेंड करता है, कोवेरियंस पर। अगर आपका कोवेरियंस पॉजिटिव है, आर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर कोवेरियंस नेगेटिव है, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। अगर कोवेरियंस ही जीरो है, आर कितना आएगा, जीरो। बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाई कैन नॉट बी नेगेटिव, इनका साइन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कोवेरियंस का जो साइन होगा वही साइन आपका क्या निकलेगा, आर का साइन निकलेगा। वन मोर थिंग, कोवेरियंस कैन बी ऑल्सो पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। क्वेश्चन पूछा हुआ है कोवेरियंस मस्ट बी एनीथिंग, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आर पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। नेक्स्ट, if the sum of product of deviation of x and y series from their mean is 0, ठीक है, क्या दे रखा है, प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट डेविएशन का यानी कि dx और dy का प्रोडक्ट करके सम निकाला गया, दैट इज इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, r। कोई सा भी फॉर्मूला में समेशन ऑफ dx एंड समेशन ऑफ dy तो गिवन है नहीं, इसलिए मैं वो फॉर्मूला यूज कर नहीं पाऊंगी, फोर्थ वाला। अब मैं बात करती हूँ सेकंड और थर्ड, दैट मीन्स समेशन ऑफ dx dy अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y, या फिर समेशन ऑफ dx dy अपॉन अंडर रूट में समेशन ऑफ dx स्क्वायर समेशन ऑफ dy स्क्वायर। दोनों ही केस में जैसे ही मैं समेशन ऑफ dx dy 0 पुट करती हूँ, मेरी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, फॉर्मूला क्या क्या था हमारा, एक बार मैं लिख भी देती हूँ। या फिर दोनों ही केस में आप जब समेशन ऑफ dx dy की वैल्यू 0 पुट करेंगे, योर आंसर विल बी 0। दो मेथड हो चुके हैं हमारे, स्कैटर डायग्राम विच इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर। सेकेंड, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड विच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लीनियर रिलेशन। इसमें हम क्या कर रहे थे, मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज करके वैल्यू फाइंड कर रहे थे। तीसरा वाला जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। ओके, दिस मेथड इज बेस्ड when we need to find the correlation between two qualitative characters. Now what is qualitative? जो डेटा है वो दो टाइप का होता है, फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव, सेकंड इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव को हम लोग एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। क्वांटिटेटिव यानी कि आप जिसको भी नंबर्स दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप वेट कर रहे हैं, केजी आएगा या ग्राम आएगा, दैट मीन्स नंबर्स दे सकते हैं आप। क्लास में आपने टेस्ट लिया, यू कैन स्कोर देम। जिस भी चीज को हम लोग नंबर्स में यानी कि क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, उस डेटा को बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। बट कुछ डेटा ऐसा होता है या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग नंबर्स नहीं दे सकते हैं, उनको हम लोग क्या दे सकते हैं, रैंक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी, ये क्या होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, इसीलिए हम लोग इनको क्या करते हैं, रैंक प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम लोग कोरिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं बिटवीन टू क्वालिटेटिव डेटास, तो हम कौन सा मेजरमेंट यूज में लेंगे, दैट इज स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। फॉर्मूला देखेंगे इसका हम, फॉर्मूला है इसका r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे करेक्शन करेंगे हम थोड़ा सा, एन स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूले में दो ही टर्म्स हैं, एक तो है n और दूसरी है समेशन ऑफ डी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज n? n तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता ही है। व्हाट इज डी स्क्वायर? डी स्क्वायर क्या कर रखा है हमने, सम, इसका सम किया है स्क्वायर करके। जब भी हम लोग रैंक्स लेंगे तो उनका डिफरेंस करेंगे और डिफरेंस का स्क्वायर करके जो सम निकलता है दैट इज कॉल्ड समेशन ऑफ डी स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक। ठीक है, एक नोट जो आपको याद करना है, दैट इज समेशन ऑफ डी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। पेपर में पूछा हुआ है डिफरेंस इन रैंक
का जो सम निकलेगा दैट इज ऑलवेज 0। अभी हम लोग चेक भी करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन लेते हैं। फॉर फाइंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स दैट मीन्स क्वालिटी, we consider only Spearman rank coefficient of correlation. For finding the degree of agreement about beauty contest between two judges, we use ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, उसमें 2 जज बैठे हुए हैं, उनके बीच में डिग्री ऑफ एग्रीमेंट यानी कि वो कितना आपस में एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, दोनों ही बातें हो सकती हैं। अगर हमें फाइंड करना है कि क्या उन दोनों का ओपिनियन सेम है या वो दोनों का ओपिनियन डिफर कर रहा है, उनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड काम में लेंगे? हम काम में लेंगे स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। अब इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे हम। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक इज 50, sum of square of difference in rank that is equal to 50, that means summation of d square, and the items is 8, number of observation कितने दे रखे हैं? 8। What will be the value of rank correlation coefficient? R की वैल्यू पूछी गई है, फॉर्मूला लगाएंगे हम 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 6 इंटू 50 दैट इज 300 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 64 माइनस 1 63। इसको सॉल्व करेंगे हम। 300 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 63 माइनस 1, 300 डिवाइडेड बाय 63 डिवाइडेड बाय 8 minus 1, we will get 0.40। वन मोर थिंग, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 63, फिर उनको लगता है कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 8। दैट इज रॉन्ग। 300 डिवाइडेड बाय 63 एंड दिस होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, नॉट मल्टीप्लाइड बाय 8। आपने जब सॉल्व किया 300 डिवाइडेड बाय 63 तो ये एक टर्म आई, इस पूरे को डिवाइड करना है अगेन 8 से। ठीक है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 22। स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास? 22। आपने क्या किया? उनके बीच में रैंक और रिलेशन चेक किया, किस किस मार्क्स में? मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। आपने उनके मैथमेटिक्स के मार्क्स लिए, फिजिक्स के मार्क्स लिए और उनके बीच में आपने चेक किया कि क्या कोई रिलेशन बनता है क्या। तो जो डिफरेंस का स्क्वायर निकल के आया और आपने सम किया, इट विल कम्स 20, सॉरी एन कितना था? 10 था, 10 स्टूडेंट्स। और जब आपने उनकी मार्क्स के रैंक के डिफरेंस का स्क्वायर करके सम किया, इट विल कम 22। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है रैंक को रिलेशन। 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर माइनस 1। डी स्क्वायर कितना है? 22 डिवाइडेड बाय 10, 10 का स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको। 6 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइडेड बाय 990 माइनस 1, 0.867। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था समेशन ऑफ डी स्क्वायर। बट अगर बाय चांस हमें क्वेश्चन में डी स्क्वायर यानी कि डिफरेंस के स्क्वायर का सम गिवन ही ना हो तो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, द रैंक ऑफ 5 पार्टिसिपेंट्स गिवन बाय 2 जजेस आर। ठीक है, 5 पार्टिसिपेंट्स हैं ए बी सी डी ई, उनको 2 जजेस ने रैंक दी है दिस वन। आपसे पूछा गया है रैंक को रिलेशन बिटवीन देम। चलिए, अगर हमें रैंक दे रखी है तो पहले हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं डिफरेंस। 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2 0 2 एंड 4।
इससे एक चीज प्रूव हो जाती है कि समेशन ऑफ डी, आप चेक करिए समेशन ऑफ डी कितना होगा, 0। मैंने आपको नोट बोला था सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक इज ऑलवेज 0, समेशन ऑफ डी इज ऑलवेज 0। लेकिन हमें उससे काम नहीं है, हमें किससे काम है, हमें काम है डी स्क्वायर से। हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर का सम 16 4 0 4 16, टोटल समेशन ऑफ डी स्क्वायर 20 और 20 40। तो अगर हमें गिवन नहीं हो समेशन ऑफ डी स्क्वायर तो हम फाइंड करेंगे इस तरीके से, अगेन फॉर्मूले में पुट करेंगे r 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर माइनस 1, 240 डिवाइडेड बाय 120, 1 माइनस 2 माइनस 1। इस क्वेश्चन में एक चीज और नोटिस करने वाली है, दैट इज आप चेक करिए कि नंबर्स कांस्टेंट रेशो में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे ही मैंने 1 से बढ़ाया, जो जस्ट 2 था वो 1 से कम हो गया, 2 को मैंने बढ़ाया 1 से, तो ये भी क्या हो गया, 1 से कम हो गया। इसको मैंने 1 नंबर से बढ़ाया, ये भी 1 नंबर से क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब इनके चेंज का रेशो क्या है, सेम है। इनके चेंजिंग का रेशो क्या है, सेम है। अब -1 है या +1 है कैसे पता चलेगा हमें, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स उनके बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन। रिलेशन लीनियर है और नेगेटिव है, इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी आते हैं, किस तरीके से आते हैं एक बार मैं रीड कर देती हूँ आपको। क्वेश्चन सपोज करिए लिखा हुआ है पेपर में, इफ देयर इज अ परफेक्ट एग्रीमेंट बिटवीन 2 जजेस। परफेक्ट एग्रीमेंट यानी कि दोनों परफेक्टली एग्री कर रहे हैं, और परफेक्टली एग्री कर रहे हैं इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आएगी, +1। इफ 2 जजेस आर परफेक्टली डिसएग्री, ये एग्जांपल किसका था, परफेक्टली डिसएग्री। इफ 2 जजेस आर परफेक्टली डिसएग्री, आर की वैल्यू कितनी आएगी, -1। If the rank correlation coefficient between marks in management and mathematics for the group of students is 0.6, इस बार तो हमें R भी दे दिया गया है, coefficient of correlation किस किस के बीच में निकाला गया है, marks in management and marks in mathematics, तो कितना आया 0.6, and the sum of square of difference in rank is 66. What are the number of students, n गायब है, n निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू डी स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस टर्म को इधर लेके जाऊंगी और इस टर्म को इधर लेके आऊंगी, तो ये हो जाएगा मेरा 6 इंटू 66, 1 माइनस 0.6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4। इसको ऊपर लेके जाऊंगी और 0.4 को नीचे लिखेंगे, तो 6 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल टू n का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसको कितना आ रहा है हमारे पास, 990। अब यहां तक करने के बाद मैं क्यूबिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व नहीं करूंगी, ऑप्शन से n की वैल्यू उठा के चेक करूंगी, क्योंकि अब हमारे पास 990 आ रहा है। अब n की वैल्यू 10 उठा के चेक करिए, 10 का स्क्वायर माइनस 1 990, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 10। कभी भी इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना चाहिए, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ये एक्चुअली क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन बेस्ट ये है कि हम क्या करें, ऑप्शन से सॉल्व करें, ठीक है। इसमें एक और तरीके का क्वेश्चन बनता है, दैट इज करेक्शन ऑफ आर। करेक्शन अगर हमें करना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती करी है। गलती क्या हो सकती है कि डिफरेंस रैंक कुछ और लिखी हुई थी, हमने कुछ और रीड कर ली, डिफरेंस कुछ और लेना था, हमने कुछ और ले लिया, इस वजह से समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या निकला होगा, गलत निकला होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। रीड करते हैं क्वेश्चन, while computing rank correlation coefficient between profit and the investment for the last 6 years, आप 6 सालों का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं कि प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या रिलेशन है।
अब डेटा लिए 6 ईयर्स का, तो यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास 6। आपने चेक किया कि प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो द डिफरेंस इन रैंक फॉर अ ईयर वॉज टेकन 3 इंस्टीड ऑफ 4। तो आपसे एक गलती हो गई, आपने क्या ले लिया 3, जबकि लेना क्या था 4, और आपने क्या ले लिया 3। ये गलती हो गई आपसे। फिर आपने इस गलती को आगे कंटिन्यू रखा और कोरिलेशन फाइंड कर लिया। वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना निकला आपका 0.4। अब उसने पूछा व्हाट इज द रेक्टिफाइड कोरिलेशन। अगर आप इसको रेक्टिफाई करते हैं तो आपका कोरिलेशन कितना आएगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास उससे फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, आर इज इक्वल टू आर निकाला गया मैंने तो 0.4 निकला। समेशन ऑफ डी स्क्वायर मुझे कहीं दिख नहीं रहा, इसलिए ऐसा पुट कर दिया मैंने। कितने ईयर्स थे 6 ईयर्स, 6 का स्क्वायर माइनस 1 35, ठीक है। अब मैं इसको पहले सॉल्व करती हूँ और फाइंड करती हूँ कि मैंने स्क्वायर करके जब सम किया होगा वो कितना आया होगा, ठीक है। 1 माइनस 0.4 0.6 इंटू 35 वी विल गेट 21। यानी कि जब हमने पहले स्क्वायर किया होगा डिफरेंस का और सम किया होगा तो वो निकल के आ गया 21। अब जैसे ही ये आर निकाला मैंने 0.4, मुझे बाद में पता चला मैंने एक गलती करी है। स्क्वायर करके ऐड करने में मैंने किस नंबर का स्क्वायर ऐड कर लिया 3 का, जबकि मुझे किस नंबर का स्क्वायर ऐड करना था 4 का। तो मैंने 3 का स्क्वायर ऐड कर रखा है इसमें, वो मैं क्या करूंगी माइनस करूंगी। बिकॉज बेटा ये समेशन कर हमें, ये जो समेशन है वो किसका है डी स्क्वायर का, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे स्क्वायर करके ही ऐड करेंगे, स्क्वायर करके ही लेस करेंगे। बिकॉज दिस समेशन इज गिवन स्क्वायर समेशन ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने किस नंबर का स्क्वायर ऐड किया था 3 का, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 ऐड किया था मैंने, तो वो तो मैं माइनस कर देती हूँ। और मुझे क्या करना था 4 का स्क्वायर ऐड करना था, वो मैं प्लस कर देती हूँ। तो आई विल गेट करेक्ट समेशन ऑफ डी स्क्वायर विच इज करेक्ट। कितना आएगा ये हम चेक करते हैं। 21 में से मुझे 9 नहीं लेना था, मैंने हटा दिया। मुझे 16 लेना था, मैंने ले लिया, तो 28। तो मुझे पता चल गया कि करेक्ट समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना आना चाहिए था पहले 28। अब अगर मुझे पता चल गया तो मैं आर की वैल्यू रेक्टिफाइड कर सकती हूँ इस समेशन ऑफ डी स्क्वायर को यहाँ पे पुट करके, ठीक है। अब तो हम क्या कर रहे हैं करेक्टेड आर फाइंड कर रहे हैं। वन माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है 28 अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस 1 वो तो सेम आएगा 35। सॉल्व करेंगे 6 से 6 कैंसिल, 7 से 4 टाइम्स 5 टाइम्स 1 माइनस 0.8 0.2 दैट इज करेक्टेड आर। दोबारा समझा रही हूँ हमने क्या किया। हमारे पास आर गिवन था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन थे, हमने क्या फाइंड किया समेशन ऑफ डी स्क्वायर। लेकिन इस समेशन में एक गलती है, वो क्या है कि हमने किसी गलत नंबर का स्क्वायर करके ऐड किया है, जबकि हमें कुछ और नंबर लेना था। तो जो गलत नंबर के स्क्वायर है उसको माइनस करेंगे, जो सही नंबर का स्क्वायर है उसको ऐड करेंगे, देन वी विल गेट करेक्ट समेशन ऑफ डी स्क्वायर। उस डी स्क्वायर को यूज करके दोबारा आर निकालूंगी तो मेरा क्या निकलेगा रेक्टिफाइड आर, ठीक है। लास्ट कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। अभी तक हमने सबके लिए पढ़ा कि कौन सा मेथड कहाँ एप्लीकेबल है। स्कैटर डायग्राम, लीनियर, नॉन लीनियर, कार्ल पियर्सन ओनली फॉर द लीनियर, पेयरमैन रैंक कोरिलेशन व्हेन एट्रीब्यूट्स आर गिवन, कोफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन व्हेन वी डू नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड। जब हम मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यूज क्या हैं उसके बारे में कंसर्न नहीं रखते हैं, बट ओनली इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द वैल्यूज। बस हमें इससे मतलब है कि वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है, कितनी बड़ी है उससे मतलब नहीं है। केवल ये चेक करते हैं कि वैल्यूज इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं, तब हम कौन सा मेथड यूज में लेते हैं कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। फॉर्मूला इसका क्या है 2c माइनस एम अपॉन एम। आप सोचेंगे कि ये तो दोनों टर्म्स नहीं आ गई हैं,
सी भी नया है और एम भी नया है, क्योंकि अभी तक हम फॉर्मूले में क्या यूज में लेते थे, एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो एन तो अभी भी वही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बट जब आप एन में से एक कम कर देते हैं तो क्या बनता है आपके पास, पेयर ऑफ डेविएशंस, एम। ठीक है, सी क्या होता है, सी होता है हमारा पेयर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। इस आर को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के साथ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन भी बोलते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में। एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपका 2c माइनस एम पॉजिटिव है तो आर क्या लेना है आपको, पॉजिटिव। अगर 2c माइनस एम नेगेटिव है तो आपको आर क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है, इस मेथड को यूज कैसे करते हैं, वैसे इसके प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पॉसिबल मतलब आते नहीं है, बट एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि सी क्या है, एम क्या है। लेट सपोज मैंने लिखा एक्स और वाई, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें, यानी कि हमने एक्स और वाई के कितने पेयर लिए हैं, तो 1 2 3 4 5 6, एन यहाँ पे कितना है, 6। लेकिन इस मेथड को यूज कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, डेविएशन चेक करते हैं। हम चेक करेंगे 5 से 8 इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि इससे हमें मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड हमें देखना ही नहीं है, हमें बस ये देखना है बड़ा है या कम हुआ है। अगर इंक्रीज होता है तो प्लस साइन, डिक्रीज होता है तो माइनस साइन। 8 से 12 बड़ा है, 12 से 7 कम हुआ है, 7 से 5 अगेन रिड्यूस, 5 to 9 फिर इंक्रीज। 20 से चेक करते हैं, 20 से 25 प्लस 30 बड़ा है, 30 से 35 अगेन इंक्रीज, 35 से 32 माइनस, 32 से 34 अगेन प्लस। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे कि पेयर ऑफ डेविएशन कितने हैं, पेयर ऑफ डेविएशन यानी कि एम कितने हैं, 5, 1 2 3 4। हमने डेविएशन कितने के चेक किए, 5 के, फर्स्ट वाले को तो चेक कर ही नहीं सकते हैं हम, दैट मीन्स यहाँ पर एम कितना हो गया, 5। दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ डेविएशन ओनली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक्स और वाई का जो साइन है मैं उसको क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। चलिए साइन देखते हैं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। जो पॉजिटिव साइंस आते हैं दैट इज कॉल्ड सी, कॉनकरेंट डेविएशन। दोनों में डेविएशन सेम आना चाहिए, दोनों या तो प्लस है या दोनों माइनस है, तब जाके क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। तो सी कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि कॉनकरेंट पेयर्स 1 2 3 4। इस तरीके से हम एन, एम और सी फाइंड करते हैं और वैल्यूज वहां पे पुट करते हैं। बट पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्टली नंबर्स गिवन होंगे, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अभी के केस में हमने एक बार समझ लिया कि इसको कैसे सॉल्व करना है, बट एग्जामिनेशन में एम